Hello everyone, today we are going to discuss class 10th chapter which is the human eye and the colorful world. So सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में एंड फिर उसके जो भी पार्ट्स हैं उनके बारे में एंड देन इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। सो देखो ह्यूमन आई के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कॉर्निया, दूसरा पार्ट होता है आइरिस, देन प्यूपिल, देन एक्विस ह्यूमर, देन क्रिस्टलाइन लेंस, सिलरी मसल्स, रेटिना एंड ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। सो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉर्निया। क्या होता है कॉर्निया? एक ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होती है जो मोस्ट ऑफ द लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, ओके। सो वहीं अगर हम बात करें आइरिस की, सो आइरिस एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि कॉर्निया के पीछे होता है एंड ये हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट करने में प्यूपिल के साइज को, ठीक है। देन होता है प्यूपिल सेंट्रल ओपनिंग होती है आइरिस की, ठीक है, जो रेगुलेट करती है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, ठीक है। कितने अमाउंट में लाइट एंटर करेगी हमारे आईज में वो कौन कंट्रोल करता है, प्यूपिल, एंड प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस, ओके। फिर आपका क्रिस्टलाइन लेंस, ये क्या होता है, ये एक कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस होता है, ठीक है। कौन सा लेंस होता है हमारे आई के अंदर, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ओके। ये फोकस करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज को ऑन द रेटिना, ठीक है। रेटिना में ये इमेज फॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है, ओके। एंड रेटिना क्या होता है, रेटिना एक लाइट सेंसिटिव इनर स्क्रीन होती है जो कि रॉड्स एंड कॉन्स कंटेन करती है। रॉड रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिम लाइट्स के लिए एंड कॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्राइटर लाइट के लिए, प्लस कलर के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलरी मसल्स की, सो सिलरी मसल्स ऐसी मसल्स होती हैं जो होल्ड करती हैं लेंस को एंड एडजस्ट करती हैं उसकी फोकल लेंथ को, ओके। फिर अगर हम बात करें ऑप्टिकल नर्व्स की, सो ऑप्टिकल नर्व्स ऐसी नर्व्स होती हैं जो ट्रांसमिट करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फ्रॉम द रेटिना टू ब्रेन, ठीक है। रेटिना से लेकर वो ब्रेन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ले जाती हैं, ओके। एंड अगर हम बात करें एक्विस ह्यूमर की, सो एक्विस ह्यूमर एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो आपके आई की फ्रंट स्पेस को फिल करता है, ठीक है। ये कहाँ पर होता है, इट लाइज बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया, ठीक है। ये आई लेंस एंड कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है, ओके। Most of the reflection for the light rays entering the eye occur at the outer surface of the cornea. So जो most of the refraction होता है वो कहाँ से होता है, cornea से होता है, ठीक है। Now the next topic is power of accommodation. Power of accommodation का मतलब होता है the ability of the eye lens to adjust its focal length. So ये eye lens की एक ability होती है focal length को एडजस्ट करने की, उसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, ओके। सो आप क्या कर सकते हो, 25 सेंटीमीटर अगर दूर रखा हुआ है आपसे ऑब्जेक्ट, उसको आप क्लियरली देख सकते हो। ये कितना है हमारा, नियर पॉइंट है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर हमारा क्या है, नियर पॉइंट है, ओके। एंड फार पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, इन्फिनिटी। आपको जैसे ऑब्जेक्ट देखना है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर रखा है तो आपकी सिलरी मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स होंगी एंड जो आपका आई लेंस होगा वो थिन एंड फ्लैट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ ऑब्जेक्ट आपके बहुत पास रखा है, सो सब कुछ इसका अपोजिट हो जाएगा। सिलरी मसल्स रिलैक्स होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी एंड आपका जो आई लेंस है वो फ्लैट एंड थिन होने के बजाय क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शन की क्या क्या डिफेक्ट होते हैं हमारे आई में एंड उन डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले होता है मायोपिया। मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, नियर साइडनेस, मतलब कि इसमें आप पास की चीज़ें देख सकते हो, ठीक है, लेकिन दूर की चीज़ें आप क्लियरली नहीं देख सकते, ओके। इसको हम जिस भी सेकंड नेम से बुलाते हैं, जैसे कि नियर साइडनेस मायोपिया को बुलाते हैं, राइट। सो जो भी इसका नेम है सेम वही चीज हम देख पाते हैं। नियर साइडनेस मतलब कि हम पास का देख पा रहे हैं, कई बच्चे इसको अपोजिट समझ जाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग पास की चीजें देख लेते हो लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पाते हो, ठीक है, मायोपिया में। सो इसमें दो चीजें हो रही होती हैं। सो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एग्जेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हो जाता है, मतलब कि आई लेंस का एग्जेसिव कर्वेचर हो जाता है एंड सेकेंडली इसमें आपकी जो आई बॉल होती है वो इलोंगेट हो जाती है, ठीक है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल इसमें हो जाता है, ओके। सो इसमें हो क्या रहा होता है, देखो ऐसे लाइट रे आती है एंड इमेज आपकी रेटिना की इन फ्रंट बन जाती है, बननी कहाँ चाहिए थी, एग्जैक्ट रेटिना पर, ठीक है। सो अगर हम बात करें मायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं उसे करेक्ट करने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखो हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइडनेस, मतलब कि इसमें हम दूर की चीज़ें तो इजीली देख लेते हैं लेकिन पास की चीज़ें इजीली नहीं देख पाते, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो फोकल लेंथ होती है ना आई लेंस की, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है एंड आपकी आई बॉल स्मॉल हो जाती है। लेकिन मायोपिया में क्या हो रहा था, इलोंगेट हो जा रही थी आपकी आई बॉल एंड आई लेंस का कर्वेचर एक्सेसिव हो जा रहा था। बट यहाँ पर फोकल लेंथ जो है आई लेंस की वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जा रही है एंड जो आई बॉल है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट बन जा रही है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे रे आती है एंड आपकी इमेज बिहाइंड द रेटिना बन जाती है, जबकि उसको एग्जैक्ट रेटिना पर बनना चाहिए था, राइट। सो इसे करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से अब इमेज कहाँ पर बनती है, एग्जैक्ट रेटिना पर बनती है। एंड मायोपिया में जब हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं तब एग्जैक्ट रेटिना में इमेज बनती है, ठीक है। फिर थर्ड डिफेक्ट होता है आपका प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया मतलब जहाँ पर आपकी जो सिलरी मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं एंड आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है आई लेंस की वो भी बहुत कम हो जाती है ड्यू टू एजनिंग, ठीक है। सो इसको करेक्ट करने के लिए हम बायफोकल लेंस यूज़ करते हैं, मतलब कि इसमें ऐसा हम स्पेक्टिकल्स यूज़ करते हैं जिसमें नीचे का पार्ट कॉन्केव होता है एंड ऊपर का पार्ट कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। सो इसलिए हम इसे बायफोकल लेंस बोलते हैं। एंड एक और डिफेक्ट होता है कैटरैक्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। ओल्ड एज के टाइम पे क्या होता है, मिल्की एंड क्लाउडी हमारा जो आई लेंस होती है वो हो जाती है, ठीक है, कैटरैक्ट की कंडीशन में। एंड इसके वजह से क्या होता है, पार्शियली या फिर कम्प्लीटली हमारा जो विजन होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। सो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू द कैटरैक्ट सर्जरी। सो कैटरैक्ट सर्जरी के थ्रू ही हम विजन को रिस्टोर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म से कैसे रिफ्लेक्ट होती है हमारी लाइट रे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डायग्राम में, जब लाइट रे पास हो रही है प्रिज्म से वो क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है, राइट। एंड देन क्या हो रहा है, आपकी जो लाइट रे है वो ग्लास प्रिज्म से बाहर आ रही है एंड अगेन बेंड हो जा रही है। सो इस केस में हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो आपकी लाइट रे है वो क्या हो रही है, वो दोनों ही टाइम्स बेस की तरफ को बेंड हो रही है। सो हमेशा याद रखना, दोनों ही टाइम जब लाइट रे बेंड होती है वो बेस की तरफ बेंड होती है, ठीक है। यहाँ पर जो PE है उस लाइट रे को हम इंसिडेंट रे बोल रहे हैं एंड जो EF है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोल रहे हैं। लेकिन जो FS है उसे आप रिफ्लेक्टेड रे नहीं बोलोगे, उसे बोलोगे इमर्जेंट रे, ठीक है। एंड ये यहाँ पर जो प्रिज्म के बीच का एंगल है उसे हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसे हमने A से डिनोट किया है। एंड आपको पता है कि नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच में होता है एंगल I, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एंगल R की, जो क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो किसके बीच में होता है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में। एंड आपका नॉर्मल के बीच में एंड इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है उसे हम एंगल E से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। अब आप देखोगे जब इमर्जेंट रे बेंड हो रही है टुवर्ड्स द बेस, सो हम इसकी एक इमेजिनरी रे ड्रॉ करते हैं, मतलब इसको जाना ऊपर को चाहिए था, राइट, बट ये टुवर्ड्स द बेस बेंड हो गई। सिमिलरली हमारी इंसिडेंट रे को सीधा सीधा जाना चाहिए था बट वो बेंड हो गई टुवर्ड्स द बेस, राइट। सो जो इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई है जहाँ को एक्चुअल में लाइट रे को जाना चाहिए था, उन दोनों के बीच में जो एंगल बना है उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, जिसे हमने एंगल D से डिनोट किया है, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास ऑफ प्रिज्म। कैसे वाइट लाइट का डिस्पर्जन होता है ग्लास प्रिज्म से। सो डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन एक फिनोमिना होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। सो जब एक प्रिज्म से एक वाइट रे या फिर लाइट आप कह सकते हो पास हो रही है और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या हो रही है, स्प्लिट हो जा रही है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं dispersion of light, okay. The band of 7 colors so obtained the Vibgyor is called spectrum, ठीक है। Vibgyor क्या है, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, ये इस कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस स्पेक्ट्रम में जितने कलर हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, जब प्रिज्म से वाइट लाइट पास होती है ना, अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। सो यहाँ पर
हम क्या देखते हैं, डिस्पर्जन देखते हैं। फिर सर आइजैक न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्वर्ट प्रिज्म के साथ। उन्होंने एक प्रिज्म लिया एंड उसके साथ एक इन्वर्ट प्रिज्म रख दिया, उल्टा करके एक और प्रिज्म रख दिया, ठीक है। फिर उन्होंने व्हाइट लाइट इसमें से पास कराई, ठीक है। जब उन्होंने व्हाइट लाइट पास कराई, उन्होंने देखा पहले तो क्या हुआ कि जो व्हाइट लाइट थी वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो गई। फिर वो लाइट दूसरे प्रिज्म से पास हुई, ठीक है। एंड जब वो दूसरे प्रिज्म में पहुंची सो तब भी उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हमें विजिबल थे। बट जब वो सेकेंड प्रिज्म से व्हाइट लाइट बाहर गई, वो लाइट रे एयर में गई, सो हमने क्या देखा कि फिर से हमें सिर्फ व्हाइट लाइट ही देखने को मिल रही है। ओके, सो सर आइजैक न्यूटन का प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट था ना, वो प्रूव करता है कि जो व्हाइट लाइट है वो स्प्लिट होती है 7 कलर्स में, ठीक है। एंड जब हम उसके पास रिवर्स प्रिज्म रखते हैं तो वो रिकम्बाइंड हो जाती है लाइट रे दोबारा से, ठीक है। ये क्या प्रूव करता है कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलके बनी हुई है। ओके, सो अब हम देखेंगे रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। सो आपको पता है जब बारिश होती है उसके बाद हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो वो वाटर ड्रॉपलेट्स एज ए प्रिज्म वो एक्ट कर रहे होते हैं। सो होता क्या है, रेनबो फॉर्म होता है ड्यू टू डिस्पर्जन, ओके, एंड रिफ्लेक्शन। एंड इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिलता है। सो होता क्या है, सबसे पहले सनलाइट जो है स्ट्राइक करती है आपके वाटर ड्रॉपलेट में, ठीक है, और वो भी एक स्पेसिफिक एंगल में करती है, ठीक है। जैसे ही व्हाइट लाइट एंटर करती है डेंस वाटर ड्रॉपलेट में, सो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि वो स्लोली बेंड हो जाती है, मतलब वहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। सबसे पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। सिंस डिफरेंट कलर ऑफ लाइट बेंड्स एट द डिफरेंट एंगल, सो होता क्या है, डिफरेंट कलर की लाइट डिफरेंट एंगल में बेंड हो जाती है एंड जो व्हाइट सनलाइट होती है वो स्प्लिट हो जाती है इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले रिफ्रैक्शन होता है, फिर डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन होने के बाद जो लाइट रे होती है वो क्या करती है, वो बाउंस बैक करती है एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वक्त क्या होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। एंड जो लाइट रे होती है वो बाउंस बैक हो जाती है इनसाइड द ड्रॉपलेट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू इट। वो उससे पास नहीं होती है लेकिन बाउंस बैक हो जाती है। फिर जब वाटर ड्रॉपलेट से लाइट रे बाहर आती है तो फिर से रिफ्रैक्शन होता है एंड हमें उसके बाद फिर से हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है जहाँ पर लाइट रे वाटर ड्रॉपलेट से बाहर चली जाती है, ठीक है। As they exit the water droplet into the air, they bends once again. जैसे ही लाइट रे क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस से बाहर आती है, वो दोबारा से बेंड हो जाती है, ठीक है। This further separates the color, which then reaches the observer eye as vivid rainbow spectrum. फिर क्या होता है, ये जो लाइट रे होती है फर्दर सेपरेट हो जाती है कलर्स में एंड ऑब्जर्वर के आईज तक पहुंचती है एंड फिर आपको रेनबो देखने को मिलता है। ओके, एंड हमेशा याद रखना कि जो आपका रेनबो होता है वो हमेशा सनलाइट के अपोजिट बनता है। अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, जहाँ पे लाइट रे की बेंडिंग होती है जब वो पास कर रही होती है थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो बहुत सारी लेयर से क्या है, सराउंडेड है। सो जब लाइट रे एंटर करती है और इन लेयर से पास होती है तो वो बेंड हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। दिस हैपन्स बिकॉज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी। एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हमें क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो फिजिकल कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की वो स्टेशनरी नहीं होती है। जो एयर की लेयर होती है उसके पास डिफरेंट टेम्परेचर, डेंसिटीज एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से जो हमारी लाइट रे होती है वो अलग अलग एंगल में बेंड होती है, ठीक है। सो आपको ये समझ में आ गया कि हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन टेम्परेचर के वेरिएशन एंड डेंसिटी के चेंज एंड कॉन्टिन्यूअस लाइट रे के बेंड होने की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। सो इसके कुछ कॉजेज हैं, जैसे फर्स्ट कॉज है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमें क्यों देखने को मिलता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। आपको पता है जो स्टार्स होते हैं वो पॉइंट सोर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत दूर हमसे प्रेजेंट होते हैं। एज स्ट्रेट लाइट ट्रेवल थ्रू द कॉन्टिन्यूअस चेंजिंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इट पाथ फ्लक्चुएट। क्या होता है, जैसे ही स्ट्रेट लाइट ट्रेवल करती है, और वो कैसे ट्रेवल करती है, कॉन्टिन्यूअसली ट्रेवल कर रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो डिफरेंट लेयर से पास होती है सो कॉन्टिन्यूअसली उसकी लेयर्स चेंज हो रही होती हैं, जिसकी वजह से पाथ जो है वो फ्लक्चुएट हो जाता है एंड जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेट लाइट हमारे आईज में पड़ती है वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रही होती है रैपिडली, जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो स्टार है वो ट्विंकल कर रहे हैं। इसलिए हमें
स्टार की एक्चुअल पोजीशन दिखती नहीं है एंड कुछ कुछ स्टार हमें डिम दिखाई देते हैं एंड कुछ कुछ हमें बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं एंड स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो हमें एक्चुअल से कुछ ज़्यादा ही हाई दिखाई देती है, ठीक है। सो जो हम स्टार देख रहे होते हैं वो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है, वो उसकी एपरेंट पोजीशन होती है। सो एक्चुअल में स्टार हमारे बहुत ज़्यादा पास होता है बट वो हमें और ज़्यादा दूर दिख रहा होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें स्टार ट्विंकल करते हुए दिखता है। ओके, अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लैनेट्स का साइज होता है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। स्टार्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली हमसे दूर होते हैं, इसलिए वो हमें सिंगल पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह दिख रहे होते हैं एंड अगर उसमें टाइनी शिफ्ट भी आता है तो वो हमें ट्विंकल करते हुए दिख रहे होते हैं, राइट। बट अगर हम वही बात करें, प्लैनेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजर होते हैं अर्थ के, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस अप्रॉक्सिमिटी दे डू नॉट लुक लाइक सिंगल पॉइंट एंड इसी की वजह से वो हमें सिंगल पॉइंट की तरह नहीं दिखते हैं, ठीक है। इंस्टेड दे एक्ट एज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट एंड ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं जिसकी वजह से वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। इसमें होता क्या है, ईच इंडिविजुअल पॉइंट ऑन द प्लैनेट सरफेस सेंड्स अ लाइट। जो प्लैनेट है ना उसका हर एक पॉइंट लाइट रे को सेंड करता है, ठीक है। एंड जब वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंडरगो जाती है सो क्या होता है, लाइट रे फ्लक्चुएट करती है एंड ये एक दूसरे की लाइट रे को नलीफाई कर देते हैं। सो जब एक पॉइंट की लाइट रे आई एंड दूसरे पॉइंट की लाइट रे आई, इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को नलीफाई कर दिया जिसकी वजह से हमें प्लैनेट ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते हैं। दीज फ्लक्चुएशन कैंसिल ईच अदर आउट कम्प्लीटली। सो जब लाइट रे फ्लक्चुएट हो रही है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमें ट्विंकल करते हुए नहीं दिखते। अब हम पढ़ेंगे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट क्यों होता है। सो ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से ही हो रहा होता है। सो इसमें क्या होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वी कैन सी द सन अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही हमें सनराइज देखने को मिल जाता है, लेकिन एंड सनसेट होने के 2 मिनट बाद हमें सनसेट होते हुए दिखता है। सो ऐसा क्यों हो रहा होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा होता है। एक्चुअल में होता क्या है, द हॉरिजन इज द इमेजिनरी लाइन वेयर द स्काई मीट्स द अर्थ। आपको पता है जो हॉरिजन होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी लाइन होती है जहाँ पर जो स्काई है वो अर्थ को मीट करता है, ठीक है। सो द सन हैज फिजिकली क्रॉस्ड अबव द हॉरिजन। एक्चुअल सनसेट मीन्स द सन हैज फिजिकली ड्रॉप्ड बिलो द हॉरिजन। सो एक्चुअल सनराइज कब होता है, इट हैपेंस ओनली व्हेन द सन फिजिकली क्रॉस अबव दिस हॉरिजन लाइन। सो जब वो उस हॉरिजन लाइन को क्रॉस करता है ना तभी एक्चुअल सनराइज होता है। एंड एक्चुअल सनसेट कब होता है, इट हैपेंस व्हेन द सन फिजिकली डिप्स बिलो द हॉरिजन लाइन। वो जब हॉरिजन लाइन के बिलो डिप हो जाता है तभी एक्चुअल सनसेट होता है, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के वजह से वो हमें पहले ही होता हुआ दिखता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक फिनोमिना होता है जिसमें जो व्हाइट लाइट होती है वो डिविएट हो जाती है, ठीक है, अपने स्ट्रेट पाथ से जब वो स्ट्राइक करती है कोई भी पार्टिकल में, जैसे कि वो पार्टिकल डस्ट पार्टिकल हो सकता है, गैस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वो डस्ट पार्टिकल, या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो जब वो इस मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगा, जो लाइट रे होगी वो सारे ही डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। सो आपने ये देखा होगा जब आप एक डार्क रूम में एंटर करते हो, वहाँ पर अगर एक होल होता है तो वहाँ से जब सनलाइट आ रही होती है सो आपको वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल मूव करते हुए दिखते हैं एंड आपको एक क्लियर पाथ दिखाई देता है। सो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जहाँ पर लाइट सारे डायरेक्शन में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है एंड उसका हमें जो पाथ होता है वो क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। सो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द पार्टिकल में। जितना बड़ा साइज होगा पार्टिकल का उतना ही ज्यादा आपकी लाइट रे स्कैटर्ड होगी, ओके। एंड जितना छोटा होगा पार्टिकल का साइज उतना ही कम आपकी लाइट रे क्या होगी, स्कैटर्ड होगी। अब हम देखेंगे टेंडल इफेक्ट। सो टेंडल इफेक्ट क्या होता है, ये एक फिनोमिना होता है जिसमें जो आपकी बीम ऑफ लाइट होती है वो क्लियरली विजिबल होती है आपको। क्यों, क्योंकि आपकी जो लाइट रे है वो स्कैटर्ड हो गई है बाय स्मॉल पार्टिकल जो कि सस्पेंड है इन अ कोलाइडल सोल्यूशन, ओके। सो इसी को हम बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। एंड मैंने आपको बता दिया अगर आपका पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बहुत ज़्यादा होगी एंड छोटा होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बहुत ज़्यादा कम होगी, ओके। अब समझ लो एक ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है। एक ट्रू सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके पास पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है, और उसके पास पार्टिकल क्यों है, ताकि वो लाइट को स्कैटर कर पाए, ठीक है।
सो टेंडल इफेक्ट डज नॉट हैपन एंड द लाइट पाथ रिमेन्स इनविजिबल। सो अगर ट्रू सोल्यूशन है उसमें टेंडल इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। एंड अगर हम बात करें कोलाइडल सोल्यूशन की, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इसी की वजह से कोलाइडल सोल्यूशन में हमें टेंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड रियल लाइफ का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि डस्टी रूम या फिर डार्क रूम, ठीक है। एंड टेंडल इफेक्ट और कहाँ कहाँ देख सकते हो? फॉरेस्ट कैनोपीज में या फिर कार की हेडलाइट्स में। ओके, अब हम देखेंगे व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू, कि क्यों हमारा जो स्काई है वो क्लियरली ब्लू दिखता है। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है ना वो पैक्ड होता है विद अ एयर पार्टिकल, जैसे कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, अलॉन्ग विद छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल। सो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, और जो उनका साइज होता है ना वो इनफैक्ट और ज़्यादा स्मॉलर होता है देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट, ठीक है। सो होता क्या है, जब सनलाइट एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो ट्रेवल करती है इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के थ्रू। सो बिकॉज ये पार्टिकल बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, वो क्या करते हैं, सेलेक्टिवली ग्रैब करते हैं एंड स्कैटर करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट को। कौन सी है वो? ब्लू एंड वॉयलेट, ठीक है। और वो क्या करते हैं, सारे ही डायरेक्शन में इसको स्कैटर कर देते हैं, while letting the longer wavelength red and orange pass straight through without much disturbance। So वो क्या करते हैं, रेड लाइट एंड ऑरेंज लाइट को सीधे पास होने देते हैं, बट वो ब्लू लाइट और वायलेट लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं एंड ग्रैब कर लेते हैं। सो जिसकी वजह से आपको पूरा स्काई आपका ब्लू दिखता है, ठीक है। क्योंकि जो हमारी जो सनलाइट होती है ना वो नेचुरली ज़्यादा अमाउंट में ब्लू लाइट कंटेन करती है देन वायलेट लाइट, इसलिए हमें वो वायलेट ना दिखकर ज़्यादा ब्लू दिखता है, ठीक है। और जो ह्यूमन आई होती है ना वो ब्लू कलर को ज़्यादा सेंस कर पाती है, ठीक है। उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लू कलर को सेंस करते हैं, इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है रेदर देन वायलेट। ओके, सो देखो कि जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं ना उनको रेड कलर का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपकी रेड लाइट है ना उसकी बहुत ज़्यादा वेवलेंथ है, ठीक है। एंड इसमें क्या होगा, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो उतना ही कम स्कैटर्ड होगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम स्कैटर, एंड जितना ज़्यादा स्कैटर उतनी कम वेवलेंथ। ओके, सो आपको पता है रेड कलर की क्या है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है अमंग ऑल द 7 कलर। जो विबग्योर है उसमें से रेड लाइट की सबसे ज़्यादा क्या है, वेवलेंथ है, एंड सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। वहीं अगर हम बात करें वायलेट लाइट की, सबसे कम वेवलेंथ है बट सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ जो रेड लाइट होती है वो, सो इट इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। सो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल जैसे कि फोग एंड डस्ट पार्टिकल या फिर स्मोक के पार्टिकल क्या करेंगे, उसको कम स्कैटर करेंगे, जिसके वजह से रेड लाइट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बिना अपनी इंटेंसिटी को लूज किए, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा दूर भी अगर कोई भी खड़ा है तो उसको भी रेड लाइट वाले साइंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।